सुनीता मैम को भी नमस्कार। जी मैम, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे थे इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर रखा था। अब हम हम्म, औपचारिक रूप से कार्यक्रम आज का प्रारंभ करते हैं। कल थोड़ी सी हौच पौच हो गई, इसलिए आज के लिए जो मैंने एक छोटी सी प्रार्थना चुनी है वो है श्री गणेशाय नमः। निर्विघ्न आज की मीटिंग हो जाए, आपका लेक्चर सुन के हम सभी लाभान्वित हों और रिकॉर्डिंग भी हो जाए सक्सेसफुली। तो इस 2 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के अंतिम दिन मैं सत्या मिश्रा इस आभासी मंच पर उपस्थित सभी सुधी जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम कल के कार्यक्रम को प्रस्थान बिंदु बनाते हुए आज के कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ करते हैं। मैं प्राचार्य महोदया प्रोफेसर सपना वर्मा मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने शुभाशीष के साथ साथ कार्यक्रम को प्रारंभ करने की औपचारिक अनुमति भी प्रदान करें। मैम प्लीज। थैंक यू सत्या जी। अ, इस 2 दिवसीय आपकी जो सेमिनार है इसमें मैं औपचारिक अनुमति क्या दूं। मैं तो चाहती हूँ बिल्कुल स्टार्ट हो जाए और मैं पूरा स्वागत करती हूँ आप सबका। आप और बहुत लालायित हूँ आपको सुनने के लिए। प्लीज आप स्टार्ट करें, मेरा पूरी अनुमति है। जी, थैंक यू मैम। मैम आपने शायद 2 डिवाइस पे रखे हैं, आवाज़ आपकी गूंज रही थी। अच्छा, जी। तो अब मैं नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज की समाजशास्त्र विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा सेंगर से आग्रह करती हूँ कि कृपया वे कल के व्याख्यान पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी करें। आइए डॉक्टर अपर्णा। थैंक यू दी। सर्वप्रथम वर्चुअल मोड पे उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। जैसे कि विदित है कि यह 2 दिवसीय श्रृंखला व्याख्यान श्रृंखला 2 महाविद्यालयों के संयुक्त तत्वाधान पर आयोजित की जा रही है, नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज और हीरालाल यादव बालिका पीजी कॉलेज। आज श्रृंखला के दूसरे दिन हम लोग कल के ही विषय पर आगे सर को सुनेंगे। जो हमारा टॉपिक है इस व्याख्यान का, समाजशास्त्रीय शोध प्रविधियां, प्रयोग एवं संभावनाएं। इस पे कल जो सर ने लेक्चर शुरू किया था उसमें शुरुआत किया था कि शोध क्या है। यहाँ से शुरुआत हुई थी सर के लेक्चर की, और उसके बाद जो विभिन्न प्रविधियों में सर ने जैसे स्पेसिफिकली कहा कि हमें प्रश्नावली और साक्षात्कार अनुसूची को लेकर अपना व्याख्यान देना है, तो इसी विषय को लेकर सर ने अपना व्याख्यान शुरू किया और काफी गहन अध्ययन सर का उसमें हमें दिखाई दिया। सर की जो विषय विशेषज्ञता है वो इनके लेक्चर में परिलक्षित हुई। और कल का लेक्चर उन्होंने शुरुआत पूरी जो भी प्रश्नावली से संबंधित जितनी भी जिज्ञासाएं सामान्य छात्राओं को होती है या छात्रों को होती है, उन सभी पक्षों को उन्होंने बहुत ही अच्छे से डील करते हुए सबको कवर किया। क्या होता है, कैसे प्रश्न बनाने चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या प्रकार होते हैं, किस प्रकार उनकी ज़रूरतें होती हैं, ये सारे विषयों पर उन्होंने अपना व्याख्यान लिया था। और आज क्योंकि कल बहुत अच्छा लेक्चर था, इंस्पाइट वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, वो एक अलग ड्रॉबैक है, मगर इन इटसेल्फ द लेक्चर वाज वेरी एफिशिएंट और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को या छात्राओं को बहुत हेल्प हुई है। और इससे आज जैसे कॉलेज में भी बात हुई तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ गई है कि आज सर क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या जानकारियाँ बढ़ेंगी हमारी। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और चाहूँगी कि सत्या दी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और जल्द से जल्द शरद सर को स्क्रीन पे लाएं ताकि बच्चों को उनसे हेल्प मिले। थैंक यू। थैंक यू अपर्णा। आज के इस मंच को अब मैं हीरालाल बालिका पीजी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग को हस्तांतरित करती हूँ। समाजशास्त्र विभाग की ओर से अनुपमा यादव यहाँ पर उपस्थित हैं, होस्ट भी हैं इस कार्यक्रम की। तो अनुपमा प्लीज आप आज के जो अतिथि हैं, आज के स्टीम्ड व्याख्याता हैं डॉक्टर शरदधर शर्मा, उनको उनसे आप बाकी सब लोगों को परिचित कराइए और उनका एक औपचारिक संक्षिप्त परिचय सबको दीजिए। आज कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं मंच पर। आइए अनुपमा। अनुपमा अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, और स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सर का।
सर का तो कुछ परिचय कल मैम ने दे ही दिया था, लेकिन मैं भी इसी कड़ी में आगे बताना चाहती हूँ सर के बारे में। मैं सर को पहले से तो बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन मैंने कल थोड़ा बहुत जैसे सर को सुना तो काफ़ी सारी चीज़ें सर ने बताई मुझे। और सर के क्वालिफिकेशन के बारे में मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी कि सर तो इस टाइम पर हैं सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी बीएचयू में। और सर के स्पेशलाइजेशन का एरिया जो है वो सोशियोलॉजिकल थेरीज में है, मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च में है, हिंदू सोशल थेरी, सबल्टन स्टडीज़ और एक्सक्लूजन स्टडीज़ में है। और सर ने पीजी लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही किया है, यहीं से इन्होंने एमफिल भी किया है और पीएचडी भी यहीं से किया है सर ने, जो 2008 में अवार्डेड हुई थी। सर नेट भी क्वालिफाइड हैं और बहुत अच्छी चीज़ सर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है फ्रेंच में। और सर बहुत सारे वर्कशॉप्स, ओरिएंटेशंस एंड रिफ्रेशर्स कोर्सेज भी किए हैं, जिसमें सर की बहुत लंबी लिस्ट है। मैं शायद काउंट करूँगी तो सारी आधी क्लासेस तो इसमें ही हो जाएंगी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा सर की 7 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर लिखी गई हैं। पहली बुक है इनकी पॉजिटिविज्म अ डिबेट इन सोशल साइंस, और दूसरी बुक है इनकी इमर्जिंग चैलेंजेज ऑफ इंक्लूसिव इंडिया, और नेक्स्ट बुक है इनकी डिबेटिंग लोहिया अ रीडर। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट क्लासिकल थ्योरी एंड नियो मार्क्सिज्म। नेक्स्ट बुक है इनकी सोशल थ्योरी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म में। इसके अलावा भी सर की और सारी बुक्स भी हैं। और सर का मैंने एक जर्नल पढ़ा था जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के सोशोलॉजी डिपार्टमेंट के सर हैं, प्रमोद गुप्ता सर, उनके साथ में मिलकर के आपने किया हुआ है सर, कुपोषित बचपन एंड अल्प विकसित राष्ट्र। वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सर को भी मैं जानती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगी। अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है। और इसके अलावा तो सर के बहुत सारे लंबे चौड़े आर्टिकल्स भी हैं, रिसर्च पेपर्स भी हैं। तो मैं सर का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सोचती हूँ कि सर टॉपिक पर आएँ और बच्चों का ज्ञानवर्धन करें। थैंक यू सो मच सर। Thank you everyone. And if Dr. Satya Misra is allow me, तो मैं अपना बात शुरू करूं। बस 1 सेकंड आपको मैं रोकूंगी, सॉरी, कि ये क्या आवाज सबको गूंज रही है या ये मुझे लग रहा है कि मैम आवाज बहुत स्लो आ रही है मेरी? क्या सबको अपर्णा की आवाज गूंज रही है? नहीं दी, मुझे आवाज सही आ रही है। मुझे भी सही मिल रही है। जी जी जी। तो सुनीता दी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सुनीता दी, आप वरिष्ठ हैं हम सब में, तो प्लीज आप आज्ञा दें तो शरद अपना व्याख्यान शुरू करें। सुनीता दी अगर सुन रही हैं, अभी आप दिख भी रही थी। मेरा फोन बंद था और मैं बोले जा रही थी, सॉरी। मैम आवाज आपकी बिल्कुल नहीं। अच्छा, सुनीता दी जी, सुनीता दी आप यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब में वरिष्ठ हैं। अब आप औपचारिक रूप से आप भी आज्ञा दें तो शरद अपना लेक्चर। नहीं प्लीज, अब आप शुरू करें, मेरे ख्याल से लेक्चर शुरू हो जाना चाहिए, तो प्लीज। चलिए ठीक है शरद जी। चलिए शरद जी, थैंक यू मंच एवरीवन। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है मेरी आवाज सबको मिल रही होगी। हाँ जी, बिल्कुल, डेफिनेटली। जी जी धन्यवाद। जी सर। मैंने एक स्क्रीन भी शेयर किया, वो स्क्रीन भी सबको दिख रही है, साक्षात्कार अनुसूची? जी बिल्कुल। जी जी जी। क्योंकि मुझे डॉक्टर सत्या मिश्रा का एक दबाव था कि भाई आप बच्चों के लिए ऐसा रखें कि ताकि बच्चों की पूरी तरह से इसमें ज्ञानवर्धन हो। तो मैंने कोशिश किया कि मैं जो है एक स्क्रीन भी शेयर करूं और मैं अपना व्याख्यान भी देता रहूं और स्क्रीन भी शेयर करता रहूं। क्योंकि डॉक्टर मिश्रा ने मुझे ये भी कहा था कि कल का व्याख्यान जहाँ पे समाप्त हुआ था वहीं से शुरू करें, तो फिर मैं वहीं से शुरू करता हूं। और पुनः मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये डॉक्टर सत्या मिश्रा का प्रेम है और दबाव है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूं। मुझे अगर हिंदी के शब्दों में थोड़ी कठिनाई होगी तो कृपया क्षमा करिएगा, लेकिन मैंने पूरा हिंदी में वक्तव्य भी बनाया है, अपना व्याख्यान भी बनाया और उसको मैं हिंदी में ही दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो मैं हिंदी मीडियम में ही दूंगा। जहाँ तक बात कल हो रही थी कि जो क्वेश्चनायर के बारे में, कि क्वेश्चनायर की क्या उपयोगिता है, क्वेश्चनायर क्यों इतना उपयोगी है और क्वेश्चनायर को हम क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि क्वेश्चनायर एक ऐसा टूल है जिसमें जो रिसर्चर होता है, रिसर्चर
जब काम करता है तो क्वेश्चनायर में एक सबसे बड़ी जो अच्छाई होती है कि प्रश्नों की जो श्रृंखला होती है उसको उत्तरदाता अपने सोच विचार के साथ पूरा समय लेते हुए, चूंकि जो क्वेश्चनायर होता है हम उत्तरदाता को भेज देते हैं या उत्तरदाता के पास पहुंचा देते हैं, या किसी आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या अन्य माध्यमों से ईमेल के द्वारा या किसी भी तरह से हम लोग उनको पहुंचाते हैं, तो उनको समय मिलता है और उस समय के अनुसार उत्तरदाता अपने उत्तर जो है देते हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चनायर का पैटर्न है, जो क्वेश्चनायर हमारे रिसर्च में है, वो हमारे रिसर्च में जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको मेंटेन करती है। उसके बारे में चूंकि हम अपने उत्तरदाता के पास नहीं रहते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने किसी भी तरह से जो अपना उत्तर दिया है वो किसी भी तरह के प्रलोभन में या किसी भी दबाव में दिया है। लेकिन जब भी हम रिसर्चर के तौर पर देखते हैं कि जो प्रश्नावलियां हैं, प्रश्नावलियों की एक बड़ी समस्या है। प्रश्नावलियों में चूंकि हम पहले डाक द्वारा भेजा करते थे, किसी के पते पे भेजते थे, आजकल जो है ईमेल के द्वारा भेजते हैं या अन्य माध्यमों से भेजते हैं, तो कई बार होता है कि जैसे कि अगर हमारा 6 बजे समय निर्धारित है कि 6 बजे सामने आना है, तो 6 बजे तक व्यक्ति अपना सब काम निपटा करके और बैठ जाता है, तो वो एक तरह का कंपल्शन है। लेकिन जो उत्तरदाता हमारे होते हैं, उत्तरदाता के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होता, किसी तरह का दबाव नहीं होता। तो जब भी हम डॉक्टर सत्यम मिश्रा को या डॉक्टर अपर्णा सेनगर को या अनुपमा जी को या मैडम प्रोफेसर सपना वर्मा मैडम को अगर मैं रिक्वेस्ट भी करके भेजता हूं कि मैडम ये मेरा क्वेश्चनायर है, कृपया थोड़ा भर दीजिएगा, तो मैडम सोचती हैं कि अच्छा ठीक है, इनका मैं भेज दूंगी। अच्छा, सबके अपने पारिवारिक, अकादमिक या अन्य तरह के व्यस्तताएं हैं, तो उसमें कई बार भूल जाता है व्यक्ति या किसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता। तो इसलिए प्रश्नावलियों के उत्तर जो होते हैं या प्रश्नावलियों का जो रिस्पॉन्स होता है वो हम तक नहीं पहुंच पाता है। कई बार हमारे तमाम मित्रों ने जगह जगह से, दिल्ली से लेकर के अन्य जगह से व्हाट्सएप मैसेज किया कि आप अपना मेल भेजिए, मेल भेजा, प्रश्नावलियां भेजी कि मेरे एक छात्र का है, मेरा है, या किसी विषय पर हम कर रहे हैं, ठीक है हम भर देंगे। उसके बाद जब तक 3 बार 4 बार रिमाइंडर नहीं आया, तब तक प्रश्नावलियां भरने की, अगर लखनवी अंदाज में कहा जाए तो हम लोग जो है जहमत नहीं उठाते हैं। तो ये प्रश्नावलियों की ये सबसे बड़ी कमियां हैं कि प्रश्नावलियां भर करके वापस जल्दी नहीं लौटती हैं। कई बार चूंकि जो व्यक्ति भरता है प्रश्नावलियों को, कई बार उसके प्रश्न उसके समझ में नहीं आते, तो अगर वो प्रश्न नहीं समझ में आते हैं तो उसके जो उत्तर देने की प्रक्रिया है तो वो अपूर्ण रहता है। कई बार वो प्रश्नावलियां अपूर्ण रहती हैं। तो जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जब हम उन प्रश्नों के उत्तर डालते हैं, तो चूंकि उनके उत्तर नहीं दिए रहते हैं, वो अपूर्ण रहती हैं, 20 प्रश्नों में से 10 को ही अटेम्प्ट किया गया रहता है, तो हमारी प्रश्नावलियों का जो पूरा सेट है, जो हमको आंसर चाहिए होता है, वह पूर्ण नहीं हो पाता है। तो प्रश्नावलियों की ये सारी कमियां हो जाती हैं। प्रश्नावलियां अगर पूर्ण नहीं होकर के आई, प्रश्नावलियां अगर समय से नहीं भर करके आई, प्रश्नावलियों में कई तरह की कटिंग भी हो जाती है। कुछ उत्तरदाता किसी प्रश्न विशेष से बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, तो शायद उसको पर्सनल भी ले लेते हैं। तो इसलिए इस तरह की चीजों में प्रश्नावलियों की ये सारी कमियां दिखाई देती हैं। तो इसमें देरी होती है, इसमें त्रुटि रह जाती है, इसमें कई तरह की अन्य समस्याएं हो जाती हैं। तो उसके लिए हम प्रश्नावलियों की जगह पर एक नए टूल का निर्माण करते हैं और एक नए तरह की चीज का करते हैं। उसको हम लोग साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं, जिसको इंटरव्यू शेड्यूल इंग्लिश में कहा जाता है। अब मुझे लगता है कि बच्चे इंटरव्यू शेड्यूल से ज्यादा परिचित होंगे इन कंपैरिजन टू साक्षात्कार अनुसूची के। तो जो इंटरव्यू शेड्यूल हमारा है, ये दूसरा कैसे इस पर जाएगा, जस्ट अ मिनट, मैं जरा इसको दूसरा स्क्रीन को लेने की कोशिश कर रहा हूं। जी बिल्कुल, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट।
परिभाषा हम देख सकते हैं कि साक्षात्कार अनुसूची होती क्या है और साक्षात्कार अनुसूची को हम बनाते क्यों हैं। ये सारी जो हिंदी की टाइपिंग दिख रही है डॉक्टर सत्या जी, मैंने सब अपने हाथों से करी है, इसलिए क्योंकि आपने कहा था कि इसको हिंदी में ही रखने का। तो साक्षात्कार अनुसूची लोगों द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी में नियोजित की जाती है, लेकिन सामाजिक अनुसंधान के एक वैज्ञानिक उपकरण के रूप में, डेटा संग्रह की एक विधि के रूप में बेहतर है। कई बार हम लोग सामान लेने जाते हैं मार्केट से, तो हम लोग एक सूची बनाते हैं कि ये सामान की उपयोगिता है। पहले शुरुआत में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में लिखते हैं, फिर बीच में घर के कुछ लोगों की डिमांड आ जाती है कि मम्मी मेरे लिए चिप्स भी लेते आइएगा, ये भी लेते आइएगा, अच्छा साहब वो भी हो गया। फिर तीसरी चीजें, अरे अरे ये भूला था, वो भी हो गया। तो कुछ इस तरह की हमारी आदत है अनुसूची बनाने की, हम लोग कुछ एक सूची बनाने की आदत ही है। लेकिन जो डेटा संग्रह की विधि है हमारी है, डेटा संग्रह की विधि के रूप में साक्षात्कार अनुसूची को तैयार करना और निष्पादित करना एक व्यवस्थित तरीके से इसको किया जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चनायर है, क्वेश्चनायर के ही कॉन्टेक्स्ट में ही हम एक क्वेश्चनायर बनाते हैं, और उसमें जो है उस क्वेश्चनायर को जब हम किसी व्यक्ति विशेष से पूछ करके भरते हैं, तब जाकर के उसको साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि एक अनुसूची एक पर्यवेक्षक, शोधकर्ता या अन्वेषक का मार्गदर्शन करने के लिए संरचित उत्तरों के साथ प्रश्नों का एक सेट है। यानी जो उसमें उत्तर दिया हुआ है, कभी कभी उत्तर दिया रहता है, जैसा मैंने आप लोगों को प्रश्नावलियों में बताया था कि ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड या मिक्स स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ सिस्टम होता है। तो उसी तरह से इसमें भी प्रश्नों की वो श्रृंखलाएं होती हैं। यह जांच के अनुसार यह योजना या गाइडलाइन है। थॉमस कार्सन के अनुसार अनुसूची कुछ और नहीं बल्कि प्रश्नों की एक सूची है जो परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए आवश्यक है। सरल शब्दों में अनुसूची प्रश्नों का एक सेट है जिसे किसी धारणा या परिकल्पना के परीक्षण के लिए विशिष्ट उद्देश्य से संकलित और प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात कि जब भी हम कोई हाइपोथेसिस निर्माण करते हैं, मैं अपने छात्रों के लिए बताना चाहता हूं कि हाइपोथेसिस होती क्या है, क्योंकि कई बार टीचर डॉक्टर सत्या मिश्रा और डॉक्टर अपर्णा अपने स्टूडेंट को कहती हैं कि हाइपोथेसिस तुमने क्या डेवलप किया। वो हाइपोथेसिस के बारे में जानकारी, बच्चा घबरा जाता है, ये हाइपोथेसिस कौन सी चीज है। हाइपोथेसिस कुछ और ना हो करके, आप लोगों ने देखा होगा जब किसी को अपने घर का निर्माण करना होता है, घर का बनाना होता है, तो एक नक्शा बनवाता है। वो नक्शा घर नहीं होता है, लेकिन घर की रूपरेखा होती है। इसी प्रकार जब भी इट इज अ काइंड ऑफ टेंटेटिव स्ट्रक्चर, एक टेंटेटिव माइंडसेट, एक टेंटेटिव चीजों के तौर पर, यानी जब भी हम किसी विषय के बारे में सोचते हैं तो उस विषय के बारे में जो हमारी अपनी धारणा है कि यह इस रूप में होगा। जैसा कि हमने अगर किसी बेगर को देख लिया, किसी भिखारी को देख लिया, और भिखारी जो है मैला है, कुचैला है और वो भिक्षा मांग रहा, तो हम दो चीज उसके बारे में सोचते हैं, वो बहुत गरीब है और वह स्मोकिंग करता है। ये दो चीजें हमारे दिमाग में बहुत तेजी से आती हैं। ये हो भी सकता है कि वो जो मैला कुचैला व्यक्ति दिख रहा है, जब आप उसका परीक्षण करेंगे तो आपकी हाइपोथेसिस ये थी कि यह गरीब है और यह स्मोकिंग करता है। लेकिन हो सकता है जब उसके बारे में आप जाने तो वो कोई सीबीआई का ऑफिसर हो सकता है या कोई पुलिस का ऑफिसर हो सकता है। शायद वो जांच करने के लिए किसी विशेष घटना जो घटित हुई है उसके तह तक जाने के लिए उसने ऐसा रूप या स्वांग उस तरह से रचा हुआ है। तो जब हम इसको रिसर्च करेंगे तभी जाके हम जानेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया हमको लगेगा कि ये इस तरह से है। तो जो प्रथम दृष्टया हम सोच लेते हैं या प्रथम दृष्टया जो उस समस्या के बारे में जो हम एक स्वरूप निर्धारित करते हैं उसे हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। और उस हाइपोथेसिस को जांचने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको परीक्षण करने के लिए जिस प्रविधि का हम लोग प्रयोग करते हैं वह प्रविधि साक्षात्कार अनुसूची कहलाती है। तीसरी जगह पे लिखा, एक साक्षात्कार अनुसूची त्वरित, सस्ते और आसान मात्रात्मक डेटा का उत्पादन करने के लिए पूर्व कोडित प्रश्न वाला एक साक्षात्कार है जो विश्वसनीयता में उच्च है लेकिन वैधता में कम है। ध्यान ये रखिएगा आप लोग कि विश्वसनीयता में अधिक है लेकिन वैधता में कम है।
ये वैधता में कम क्यों है, विश्वसनीयता में ज्यादा क्यों है? क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष से हमको आवश्यक है, हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला के आधार पर उनसे समय लिए और समय लेकर के जाके उनसे मिले, उनसे प्रश्नों को पूछते गए और उस प्रश्नों का हमने जवाब पूरा बना लिया। तो हमारा विश्वसनीयता ये कि हमने जाके मिल करके काम किया है, उस व्यक्ति से मैं मिला हूं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चनर कोई भी भर देता है। हमारे यहाँ रिसर्च में बच्चों को कह देते हैं कि जाओ क्वेश्चनर भरवा के ले आओ, तो उसमें केवल नाम और पता बच्चे भर देते हैं, दूसरा लेकर के किसी के लिस्ट का, और उसमें जो उत्तर होता है वो अपने तरफ से भर देते हैं। तो उसमें जो है विश्वसनीयता नहीं है क्वेश्चनर में। लेकिन साक्षात्कार अनुसूची में विश्वसनीयता तो है, लेकिन वैधता इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार होता है कि जब व्यक्तियों के सामने आप रहते हैं, कई बार सामने जब बात होती है, अनुपमा जी से अगर मैं सामने हूं तो अनुपमा जी कहेंगे कि सर बहुत अच्छा सर आपका लेक्चर रहा। लेकिन जब पीठ के पीछे जाएंगे तो कहेंगे लेक्चर ठीक तो था लेकिन कुछ ज्यादा ही लंबा था, कुछ ज्यादा ही उन्होंने उदाहरण दे दिए। ये जो आपका दो असेसमेंट है, एक असेसमेंट का सामने का, क्योंकि एक कटसी होती है और भी लखनऊ का व्यक्ति है तो बट नेचुरल है, पहले आपका लखनऊ है, तो कहीं ना कहीं हम जो है अपनों के सामने उस तरह की बातों को नहीं कहते हैं। तो ये देखने में हमें लगता है कि जब भी हम साक्षात अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो साक्षात अनुसूची विश्वसनीयता तो इसकी उच्च है, लेकिन वैधता में यह कम है। इसलिए वैधता में कम है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो वैधता का लेवल होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। इसीलिए जो हमारी साक्षात्कार जितने भी छात्र इससे जुड़े हैं उनको ये बात का भान हो गया होगा कि जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि विश्व की साक्षात्कार अनुसूची है क्या, और वो जो है उन्हें शायद समझ में आया होगा। अब मैं तीसरा आपके सामने एक स्लाइड प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। वो स्लाइड जो है बस तुरंत में इसका जी देखें, इस चूंकि मुझे इसमें जो स्क्रीन शेयरिंग का है उसमें थोड़ा सा परेशानी हो रही है, तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा डेटा संग्रह की यह विधि जैसा आप लोग पढ़ सकते हैं काफी हद तक प्रश्नावली माध्यम से डेटा संग्रह के समान ही होती है। इसमें थोड़ा अंतर है जो इस तथ्य में निहित है कि शेड्यूल प्रश्नों जो आपने शेड्यूल किया, जो उस रिसर्च के साथ वो शेड्यूलिंग है, उस रिसर्च के साथ जो नंबर वाइज आपने बनाई है, वो जो प्रोफार्मा है, तो उनके जो प्रगणकों द्वारा भरा जा रहा है, जो विशेष रूप से उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए हैं, ये प्रगणक अनुसूचियों के साथ उत्तरदाताओं के पास जाते हैं। यानी जो डेटा जिनको चाहिए होता है वो अनुसूचियों के साथ उस व्यक्ति विशेष से मिलते हैं, उनसे क्रमबद्ध जो सूचीबद्ध तरह से जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पूछते हैं, और उन प्रश्नों को पूछने के साथ साथ उनकी जो उत्तर होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था कि क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड और मिक्स काइंड ऑफ, और समटाइम इट इज बेस्ड ऑन थेमेटिक, जो थेमेटिक आधार पर जो रिसर्च होता है या थेमेटिक जो क्वेश्चन होते हैं उन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रगणक जांच के उद्देश्यों को समझाते हैं और उन कठिनाइयों को भी दूर करते हैं जो किसी भी उत्तरदाता को किसी विशेष प्रश्न के निहितार्थ या कठिन शब्दों की परिभाषा या अवधारणा को समझने में महसूस हो सकती है। कई बार होता है कि हमें प्रश्न गांव के किसान से पूछना है, हमारे जो हमारा फोकस ग्रुप है जिसके बारे में हमको रिसर्च करना है वो शायद पढ़ा लिखा नहीं होगा। जैसा कल ही मैंने बताया था कि जो साक्षात्कार अनुसूची होती है, कई बार जो लोग पढ़ नहीं सकते और उनके उत्तर को उनके द्वारा दिए गए जवाब को अगर हमको देखना है तो हमको साक्षात्कार अनुसूची आवश्यक होती है। कई बार भाषा का विभेद होता है, तो भाषा में निहितार्थ कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अनुसूचियों में क्लियर नहीं किए जा सकते, लेकिन
जो साक्षात्कार अनुसूची है, जो प्रश्न हम क्वेश्चनर में नहीं कर सकते थे, साक्षात्कार अनुसूची में हम उनको कर पाते हैं, क्योंकि हमें उनका ज्ञान होता है और उसको हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए साक्षात्कार अनुसूची इस तरह से अपने स्वरूप में दिखाई देती है। शरद, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद अनम्यूट हो गए आप। अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गया आपका जी माइक। जी जी जी, मेरी आवाज आएगी। एक एक सेकंड बीच बीच में रुकेगा, क्योंकि थोड़ा मैं अपने पुत्र से मदद ले रहा हूं इसको स्क्रीन को देने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि 2-3 हमने सिर्फ उदाहरण आपके तौर पर आप लोगों के लिए, चूंकि गुड एंड हॉट की बुक हम लोग पढ़ते हैं, गुड एंड हॉट, कभी कई बार गुड एंड हैट भी उनको बोला जाता है। तो गुड एंड हैट क्या कहते हैं? प्रश्नों का एक सेट जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा पूछा जाता है और किसी अन्य व्यक्ति के साथ आमने सामने बातचीत के मौके पर ही भरा जाता है। तो गुड एंड हॉट कहते हैं कि जो क्वेश्चनायर है वो कुछ और नहीं है, वो एक प्रश्नों की सूची है जो कि आमने सामने बैठ करके साक्षात्कार जो करता है उसके द्वारा जो हमारे उत्तरदाता है उससे पूछा जाता है। बोगार्डिस का एक शोधकर्ता है, उनका विचार यह है कि प्रश्नों का एक रूप जिसे साक्षात्कारकर्ता अपने पास रखता है और पूछताछ से पहले इसे भरता है, यानी पूछताछ की जो व्यवस्था है उसमें पूछताछ के आधार पर वो भरता जाता है। पीवी यंग का अगर विचार देखें तो यह एक नाम है जो प्रश्नों के एक समूह पर लागू होता है जिसे अन्वेषक द्वारा स्वयं पूछा और भरा जाता है। अर्थात जो अन्वेषक है, जो रिसर्चर है, वो प्रश्नों को पूछते जाएगा और जो उत्तरदाता उसका आंसर करते जाएगा उसको उसी रूप में हम लोग देखते जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बच्चों को जानकारी के लिए इतना चीज हम लोग बता सकते हैं। जहां तक साक्षात्कार अनुसूची के प्रकार, ऐसे तो 3 प्रकार की साक्षात्कार अनुसूची होती है, लेकिन इसको प्रमुखतः 2 प्रकार के हम लोग देखते हैं। 2 प्रकार के साक्षात्कार कार्यक्रम या साक्षात्कार अनुसूची या साक्षात्कार मार्गदर्शिकाएं, जो भी कहना चाहिए आप, इनको उपयोग में लाया जाता है। एक होता है इन डेप्थ इंटरव्यू शेड्यूल, जिसको मैंने हिंदी में लिखा है गहन साक्षात्कार कार्यक्रम, जिसको इन डेप्थ जो है इंटरव्यू शेड्यूल। और दूसरा जो होता है जो संरचित साक्षात्कार कार्यक्रम है, जिसको कि हम लोग संरचित को जो स्ट्रक्चर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल। तो जो पहला है इन डेप्थ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें जो प्रश्न, कई तरह के प्रश्न होते हैं, एक रिसर्चर के पास कई तरह के प्रश्नों की श्रृंखला बनानी होती है। क्योंकि कई बार होता है कि आप लोगों को मैं बताते चलूं कि एक विषय है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में हम किसी विषय विशेष के पूरी उसकी गहराई के साथ सिर्फ एक व्यक्ति या एक समूह या एक समस्या की पूरी पहलुओं की जांच करते हैं। तो वह इस तरह के, चूंकि वो हमारा केस है, उसके हर पहलू के बारे में जब हम जांच करते हैं तो वो व्यक्तिगत अध्ययन या केस स्टडी मेथड कहलाता है। उसी प्रकार से जब हम किसी विषय समस्या के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं, उसी विषय समस्या से संबंधित कई तरह के प्रश्नों का हमारे प्रश्न जो अनुसूची है उसमें रहती है, तो ऐसे साक्षात्कार को हम लोग गहन साक्षात्कार अनुसूची या गहन साक्षात्कार कार्यक्रम कह सकते हैं, जिसको कि आप लोग चाहें तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ इन डेप्थ इंटरव्यू शेड्यूल।
इन डेप्थ इंटरव्यू शेड्यूल ये कहलाता है कि बहुत गहराई से इसके बारे में हम प्रश्नों को पूछते हैं। जैसे कि हमने किसी व्यक्ति के सामान्य प्रश्न एक होते हैं और एक जो होता है वो गहन उस विशेष या समस्या के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। दूसरा जो हमारा साक्षात्कार अनुसूची का प्रकार है वो स्ट्रक्चर्ड या संरचित साक्षात्कार कार्यक्रम या अनुसूची हम लोग उसको कहते हैं। इसके अंतर्गत हम पहले से ही पूरी तरह प्रश्नों की श्रृंखला को अलग अलग भागों में बना लेते हैं, क्योंकि कई बार हमारे बच्चों के दिमाग में आता है कि इन प्रश्नों को पूछना तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं, प्रश्नों को पूछना इसलिए जरूरी है स्ट्रक्चर्ड वे में, क्योंकि आप लोगों के सामने जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं इसको बिल्कुल मुझे जरूरत नहीं है स्क्रीन को शेयर करने की, लेकिन इससे यह होगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। एक बार सीधे सीधे मैं क्वेश्चनायर से लेकर के सीधे इंटरव्यू को और इंटरव्यू के प्रकार को मैं बहुत अलग अलग तरह से आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। तो कोई भी जो उत्तरदाता होता है, उत्तरदाता से जो अगर हमको उत्तर चाहिए होता है तो उसको पहले हम शुरुआती प्रश्नों को पूछते हैं, फिर उसके ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ देते हैं, फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उससे उसके जो अपने विचारात्मक क्वेश्चन रहते हैं उस तरह पूछते हैं। तो कहने का मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ शेड्यूलिंग हम लोग करते हैं। तो दो तरह हो गया, एक हो गया गहन साक्षात्कार जो शेड्यूलिंग हो गई, और दूसरा जो है स्ट्रक्चर्ड जो शेड्यूलिंग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा विषय है देखिए, साक्षात्कार कार्यक्रम बनाम प्रश्नावली यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आज चूंकि साक्षात्कार का ही सिर्फ बात कर रहा हूं, तो साक्षात्कार बनाम प्रश्नावली के जो यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं या जो 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 विषय लिखे हुए हैं उसके साथ में प्रश्नावली की भी बातें आपको करता चलूंगा। देखिए, जो प्रश्नावलियां होती हैं वह लाइव टाइम में या करंट पोजीशन में नहीं होती है, वास्तविक समय में नहीं होती, रियल टाइम में नहीं होती। प्रश्नावलियों की श्रृंखला बनाई जाती है और प्रश्नावलियों की श्रृंखला भेज दी गई, और वह किस किस विषय पर होंगी, वह कब भरी जाएंगी, किस परिस्थितियों में भरी जाएंगी। एक कंटेंट्स है, एक बातें हैं, एवरीबॉडी से दैट आई एम फाइन। और अभी मैं आज अपने स्टेटस में मैंने लिखा कि चलो फिर से झूठ बोला जाए, तुम मुझसे पूछो कि कैसे हो, मैं कहूंगा मैं अच्छा हूं। हमेशा व्यक्ति अच्छा नहीं होता, हमेशा अच्छे मूड में नहीं होता है, लेकिन उसको कहना एवरीबॉडी से दैट आई एम फाइन। जब आप किसी से भी पूछेंगे आप कैसे हैं तो कहेगा मैं अच्छा हूं, एक्चुअली वो अच्छा है नहीं होता है, लेकिन उसको अच्छा कहना होता है। तो कई बार रियल टाइम में कोई आंसर होते हैं, कई बार कुछ जो प्रश्नावलियां होती है वो रियल टाइम में नहीं भरी जाती। तो जो साक्षात्कार कार्यक्रम है या साक्षात्कार का जो विषय इंटरव्यू शेड्यूल है, वह आप आमने सामने से बैठ के बात करते हैं। तो जब आमने सामने से उसके बारे में आप पूछेंगे तो आमने सामने से जो उत्तर मिलता है उससे आपके अंदर ये रहता है कि जो भी प्रश्न है उसी व्यक्ति ने, उसी समाज का व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि किसी ट्राइबल सोसाइटी पर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ट्राइबल सोसाइटी के अध्ययन का जो उत्तर है क्वेश्चनायर अगर हम नॉन ट्राइबल से पूछेंगे तो उसकी भी फीलिंग में और जो नॉन ट्राइबल की फीलिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्योंकि जो व्यक्ति, उसको कई बार हम लोग रिसर्च में कहते थे पहले कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी हमको जानना है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात हम लोग करते थे, लेकिन डॉक्टर अपर्णा जानती हैं कि अब हम लोग सब्जेक्टिव रियलिटी की भी बात करने लगे। जब से हम लोग मिनिएचर थ्योरी या जो हमारे माइक्रो थ्योरीज की बात होने लगी, पहले लोग कहते थे कि महिला होकर के महिला के बारे में अगर अध्ययन करेगी तो महिला का पक्ष की वजह से वो वैल्यू न्यूट्रल नहीं होगा, या दलित का अगर अध्ययन करेगा तो उसका पक्ष लेगा। लेकिन अब एक अलग तरह की सोच रिसर्च में बदली है कि महिला के दर्द को ज्यादा अच्छे से समझेगी, इसलिए महिला का अध्ययन करना महिला के विषय में ज्यादा जरूरी है इन कंपैरिजन टू एनी अदर पीपल। तो इसलिए आज का जमाना सब्जेक्टिव रियलिटी का है। अब ऑब्जेक्टिविटी को ज्यादा जानने के बजाय सब्जेक्टिविटी ज्यादा की, क्लियर कट ये मालूम होना चाहिए कि किसने किया है, कौन है। तो ऑब्जेक्टिविटी का जो हमारा एक बेसिक टेक है, उसके आधार पर ये चीजों को केवल पक्का यही नहीं किया जाता कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी होगा या सब्जेक्टिव होगा।
दूसरा जो हमारे सामने लिखा हुआ है सीधा साक्षात्कार, आप सामने सामने बैठते हैं और हमने पूछा और उन्होंने बताया, तो आप एकदम श्योर होते हो कि अगर ये चीज भरा गया है। अगर किसी ने कह दिया कि एक विषय आपने ले लिया डॉक्टर अनुपमा जी, कि अगर आपने विषय ले लिया कि उत्तर प्रदेश के राजनेताओं की दृष्टि में भारतीय जो है उत्तर प्रदेश का समाज, तो आपको पक्का है कि फला फला मिनिस्टर्स को मैं मिली और मैंने उनको इंटरव्यू किया और प्रश्नों को मैंने पूछा, उनकी ये जवाब है। लेकिन अगर आपने किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया या प्रश्नावलियों से दे दिया, तो वो नेताजी ने भर के दिया है या उनके पीछे जो रहने वाले लोग रहते हैं या उनके सेक्रेटरी ने भर के दिया, आपको पक्का नहीं रहता। तो इसलिए जो सीधा साक्षात्कार होता है, ये इंटरव्यू शेड्यूल का सबसे बड़ी उपयोगिता है। अधिक महंगा, जबकि देखिएगा सीधा साक्षात्कार जो उसका प्रश्नावली में है वो सीधा साक्षात्कार नहीं होता है। अधिक महंगा ये इसलिए है क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगता है। इसमें अगर हमको डॉक्टर सत्या जी का अगर इंटरव्यू शेड्यूल के आधार पर क्वेश्चन पूछना हमको है, जानना है, तो हमको अगर जाना होगा लखनऊ तो जाने आने में महंगा पड़ेगा। अगर मैं इनको क्वेश्चन की पूरी सीरीज भेज दूंगा तो ये उसका जो भी आंसर होगा मुझे बाई मेल भेज देंगी, तो उसमें मेरा पैसा नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर उस व्यक्ति को जाके इंटरव्यू करना है और उसके बाद उसको भरवाना है तो यह महंगा पड़ता है। विशेषज्ञों, अशिक्षित लोगों, अभिभावकों आदि के लिए उपयोगी। क्यों विशेष ये उपयोगी? अशिक्षित लोगों के लिए, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, उसको समझ नहीं सकता, तो उसके लिए अधिक उपयोगी ये होता है। दूसरा जो विशेषज्ञों की बात है, क्योंकि विशेषज्ञों में कई तरह के टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज होते हैं, मतलब तकनीकी टर्मिनोलॉजी की हिंदी डॉक्टर अपर्णा अगर मुझे बता पाए तो शब्दावली, हाँ, तकनीकी शब्दावली होती है। उन तकनीकी शब्दावलियों को जो विशेषज्ञ होता है वही समझता है। तो कई बार जब हमको प्रश्न उत्तर करने होते हैं तो हमें उस तकनीकी शब्दावलियों की समझ होनी चाहिए। अगला जो हमने लिखा है विचार जानने के लिए। कई बार होता है कि हम किसी के बारे में बहुत श्योर रहते हैं कि इस व्यक्ति का विचार यही है, लेकिन शायद हमारा जो परसेप्शन होता है, शायद हमारा जो एक अंदाजा होता वह सही नहीं होता है। उस व्यक्ति का विचार अगर जानना है तो जब आप प्रश्न करना शुरू करते हो तो कई बार तब आप असली में जान पाते हो कि उसके इस विषय में क्या विचार है। कई बार व्यक्ति किसी पुरुष को पकड़ लेता है और कहता है कि साहब महिलाओं के इस बारे में बताइए, तो सोचता है पुरुष जो होगा वो पुरुष का ही पक्ष लेगा, लेकिन कई बार उल्टा पड़ जाता है। डॉक्टर सत्या समझ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके विचारों से बहुत लोग सहमत नहीं हो सकते हैं। कई बार आपके विचार इतने सुनने में तो शायद हंसने में बहुत अच्छा लगे, लेकिन आपके विचार शायद इतने प्रभावी नहीं है। तो जब उस व्यक्ति विशेष को आप मिलते हैं तो आपको उसका सही विचार जानने को मिलता है। कई बार लोग कहते हैं कि जो मैं खुद को नहीं जानता हूं वो फला मेरे बारे में जानता है। डॉक्टर अनुपमा जी से अगर कहा जाएगा, अनुपमा जी कहेंगी मैं मेरे को जितना नहीं जानती हूं उतना फला व्यक्ति कह रहा है कि मैं उसको जानती, वो मुझे जानता है। अरे मैं मेरे को सबसे ज्यादा जानूंगी, वो मेरे को क्या जानेगा? इसका मतलब उसने कभी आपको जाना ही नहीं। इसी तरह की जब व्यक्ति से मिलते हैं उसके विचार जानते हैं। अगला है प्रति विषय अधिक समय। जैसे कि मैं जब आप लोगों से ये बात कर रहा हूं, आज मेरे पास गूगल मीट का थोड़ी सी फ्रीडम है, तो मैं उसको थोड़ा और एलिबरेट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। जो यहाँ पे प्रोफेसर्स बैठे हैं उनके लिए तो दाएं बाएं हाथ का चीज है ये, लेकिन बच्चों के लिए सिर्फ चूंकि मैंने बात रखी है तो ये बच्चों को समझने के लिए कि प्रति विषय अधिक समय दिया जा सकता है। क्योंकि आप आमने सामने बैठे हैं, एक विषय कोई है, एक प्रश्न आपने पूछा तो उसके अलग अलग जो दृष्टिकोण है वो भी आप जान सकते हैं। लेकिन प्रश्नावलियों में जो प्रश्न आपने पूछा उसका टू दी पॉइंट आपने चूंकि 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 ऑप्शन दिए हैं, आपने उसको स्केलिंग में किया है, उसकी स्केलिंग कर दिया है आपने, तो उस स्केलिंग में पीछे देख के आपको जो एक टिक कर दिया गया उसी से पूरा। लेकिन ऐसे प्रति विषय आपको ज्यादा समय मिल पाता है। एक व्यक्ति से प्राप्त विभिन्न प्रकार के डेटा। कई बार होता है कि हम प्रश्नावलियां भेजते हैं लेकिन वह सारे डेटा हमको प्राप्त नहीं हो पाते। कई बार हम जब इंटरव्यू शेड्यूल लेके उस व्यक्ति के पास जाते हैं तो लगता है कि इसको इस विषय विशेष में भी जानकारी है, तो उस विषय विशेष से भी संदर्भित कोई चीज अगर हम डॉक्टर सत्या जी के पास जाएंगे और समाजशास्त्र के किसी विषय में के बारे में या किसी समस्या के बारे में हम अध्ययन
करना चाह रहे हैं और उनसे हम डेटा संग्रहण के लिए जाएंगे, उनसे हम इंटरव्यू शेड्यूल भरवाएंगे, मुझे एकदम से पता चलेगा कि इनका जेंडर स्टडी ही नहीं, इनका जो आपका सोशियोलॉजिकल थियरी ही नहीं, शायद जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है लोगों का, उसमें भी विशेष इंटरेस्ट है। तो हम जो है उनसे ज्यादा हम डेटा संग्रहण कर सकते हैं, उस विषय में ये ज्यादा एनरिच कर सकती हैं। लचीला जो शब्द है, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स इफ यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन टू योर रेस्पोंडेंट एंड रेस्पोंडेंट इज नॉट विलिंग टू रिस्पॉन्ड बैक टू यू, मतलब अगर वो आपको वापस जवाब नहीं देना चाह रहा तो आप उसको जाने देते हैं। लेकिन प्रश्नावलियों में यह नहीं होता। प्रश्नावलियों में उसमें हाँ या ना या उससे संदर्भित जो भी आपने ऑप्शन दिए हैं, या अगर ओपन एंडेड भी है तो वो चीजें आपको देखनी पड़ती है कि उसका आंसर दिया गया या नहीं। लेकिन कई बार ये इसमें लचीलापन होता है कि वो उस प्रश्न के बजाय दूसरे तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे एक एक से बातचीत, ये आप जान ही रहे हैं, अनौपचारिक तरीका। विश्लेषण करना आसान नहीं है। विश्लेषण करना इसलिए इसमें आसान नहीं है क्योंकि कई बार होता है कि जो व्यक्ति सामने बोल रहा है, हम उस समय उसका विश्लेषण नहीं करते हैं। एज इट इज जो बोला उसको उसी रूप में हम देखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इसका जो ये है, साक्षात्कार अनुसूची के फायदे और नुकसान, लाभ या हानि। साक्षात्कार अनुसूची में लाभ कैसे होता है और हानि क्या है? तो लाभ में अगर आप लोग शायद मोबाइल में आप लोग तो पढ़ ही पा रहे होंगे, मेरे को चश्मा लगा, आपको नहीं। इसमें जो अधिक प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, पहली चीज इसका लाभ यह है कि चूंकि जब व्यक्ति सामने बैठा हो तो मजबूरी भी होगी, एक कप चाय पिलाएगा ही, कुछ तो बात करेगा ही। वो जो मैंने पहले मैडम से कहा था, जो प्रिंसिपल साहिबा से, कि मैडम को मैं बार बार कहूंगा तब जाके शायद जवाब देने की। तो अब सामने व्यक्ति बैठ गया तो कहीं ना कहीं वो मजबूरी हो जाती है और व्यक्ति जवाब पा जाता है। तो इसलिए इसमें जो प्रतिक्रियाएं जल्दी मिल जाती हैं। सटीक जानकारी एकत्र की जा सकती। सटीक का मतलब ये हुआ कि जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि उसी व्यक्ति ने इसको भरा है, उसी उत्तरदाता ने भरा, उसी ट्राइबल सोसाइटी के लोग। जैसे ट्राइबल के लिए हम बात करते हैं तो हमारे पास ढेर सारे n नंबर ऑफ सीरीज। आज के डेट में अगर खाका को मैं यहाँ पे रखूं, वर्जीनियस खाका, तो 400 जनजातियां हैं भारत में। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में करीब करीब 300 हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू खाका 400 जनजातियां हैं। तो 400 जनजातियों में जिस भी जनजाति का आप अध्ययन कर रहे हैं, अगर आप बैगा का अध्ययन कर रहे हैं, अगर आप हो का अध्ययन कर रहे हैं, अगर आप टोडास का अध्ययन कर रहे हैं, अगर आप उराव का कर रहे हैं, भील का कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, तो उसी भील ने या उसी व्यक्ति ने इसका जवाब दिया है, ये आपको जानकारी सटीक होती है। यह पक्षपात से मुक्त है। इसलिए पक्षपात से मुक्त है क्योंकि जो प्रश्न आप पूछते हैं और उसके सामने से वही आंसर आते हैं, इसलिए इसमें पक्षपात की कोई संभावना नहीं होती। अन्वेषकों और प्रतिवादी के बीच व्यक्तिगत संपर्क, जो हमारा रिसर्चर होता है और जो हमारा रिस्पोंडेंट्स होता है, वो एक दूसरे को सामने से जानते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ी सहजता होती है। और कई बार होता है, हमारे पास एक तमिलनाडु का कोई व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी का भेज देता है, क्योंकि बीएचयू के कुछ प्रोफेसर से उनको पूछना है तो डाल देते हैं कि डियर सर काइंडली सेंड मी दिस आंसर, आई एम वर्किंग इन दिस एरिया। तो कोई भी एरिया का डाल दिया। अब मुझे तमिलनाडु के उस प्रोफेसर में, ठीक हम सेम प्रोफेशन में हैं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि भैया मैं क्यों उनसे बहुत ज्यादा ये करूं। तो इसलिए होता क्या है कि बहुत जवाब नहीं दे मिलता है क्वेश्चन आयर्स का। लेकिन अगर वो आके लेके बैठ जाएगा, पाकिस्तान का भी प्रोफेसर आके सामने मेरे एक बार बैठ गया था, तो मुझे उसकी बात का जवाब देना पड़ा। अच्छा ठीक है सर, बैठिए बैठिए बैठिए। तो फिर मैं जवाब देने लगा तो मेरे बगल से मेरे कलर का कहे कि सर ये पाकिस्तान से देखिएगा बम ना फोड़ दे। हमने कहा यार ऐसे नहीं बोला जाता है। तो कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति हो, जब आपके सामने बैठ जाता है तो आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं। अधिक कठिन परिस्थिति का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें यह है कि चूंकि जो आपने प्रश्नों की श्रृंखला बनाई है, तो आप लोगों मैं बता दूं, भाई अपने स्टूडेंट को बताता हूं कि कई बार
अति उत्साही रिसर्चर जो है कुछ ऐसे विषय का चुनाव कर लेते हैं जैसे डकैतों का अध्ययन, किसी विशेष आतंकवादी ग्रुप का अध्ययन, तो कई बार हम लोग रिसर्चर के तौर पे, सोशियोलॉजिस्ट के तौर पे कहते हैं ये मत करिए, ये आप टू मच चीजों करने के चक्कर में आपको इस तरह के रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता। आप चले गए, आपने किसी डकैत को इंटरव्यू कर लिया, इंटरव्यू शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग आपने, लेकिन कितने डकैतों से आप मिल पाएंगे? तो कई बार होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि कई बार कठिन परिस्थितियों का अध्ययन करना, लेकिन अत्याधिक कठिन परिस्थितियों में अध्ययन नहीं किया जाता। तो कठिन परिस्थितियों में इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसका उपयोग शिक्षित और अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। इसमें दोनों, वेदर वे एजुकेटेड रहेंगे या नॉन एजुकेटेड रहेंगे, दोनों लोगों को हम लोग इस पर अध्ययन कर सकते हैं। जो इसकी हानियां हैं या जो इसके नुकसान हैं वो भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आप लोग नुकसान को देख सकते हैं कि नुकसान जो है इसमें, मैं आप लोगों को दिख रहा हूं जी। नुकसान, यह अधिक महंगा है, 2 बार महंगा महंगा लिख गया है। इसमें अधिक समय लगता है, इस सब के बारे में मैंने चर्चा कर दिया है, इसलिए इसमें समय नहीं लूंगा। इसके लिए कुशल एवं अनुभवी जांचकर्ता की आवश्यकता होती है। यह कुशल और अनुभवी की क्यों आवश्यकता होती है? यह इसलिए आवश्यकता होती है कि जब भी हम किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं तो उस बातचीत में अनुभव इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर आपने किसी व्यक्ति से साक्षात्कार शुरू किया और आपके शुरुआती आपके प्रश्न करने के तरीके ही गलत हो गए तो वह व्यक्ति आपको समय नहीं देगा। आप किसी से मिल रहे हैं, नमस्कार करने के बजाय रास्ते में पकड़ लिए, रुकिए जरा मेरे कुछ बात का जवाब देते जाए, शायद ही कोई व्यक्ति जवाब देना पसंद करेगा। या आपने कुछ ऐसे प्रश्न पूछ दिए जो उनको पर्सनली बहुत हर्ट करने वाले हैं, तो शायद वो जवाब नहीं देगा। इसीलिए इसमें कुशल और अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसमें वाइड रेंज कवरेज संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जो अनुसूची हमारी जो प्रश्नावलियां होती हैं वो बड़ी होती हैं, लेकिन जो इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। तो जो वाइड रेंज कवरेज हमारी होनी चाहिए थी, जो हमारे प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला होती है, तो जो प्रश्नावलियों में लंबी श्रृंखला होती है, अक्सर अनुसूची में जो इंटरव्यू शेड्यूल होता है उसमें हम इसको छोटा रखते हैं। अधिक साक्षात्कारताओं के मामले में एकरूपता कम पाई गई। जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो लोग होते हैं, कई बार होता है कि हमारा जो थेसिस होता है या जो हमारा एक हाइपोथेसिस होता है, वो हाइपोथेसिस हमारे दिमाग में रहता है कि फला व्यक्ति विशेष का जो है ये इस चीज में इंटरेस्ट होगा, लेकिन कई बार ऐसी चीजें हमको दिखाई नहीं देती हैं। तो इसीलिए हम लोग ऐसे चीजों से अपने को बचा के रखते हैं। अब मैं आप लोगों को लास्ट सेक्शन में बताना चाहूंगा कि कुछ अच्छी जो अनुसूची होती हैं उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। अगर आपने अच्छे से बनाया है, यह अनुसंधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी मांगता या प्राप्त करता है। यानी जो भी आपका अनुसंधान है, जो भी आपका रिसर्च है, उससे संबंधित प्रश्न उसमें हैं कि नहीं। अगर उसमें है तो एक अच्छी अनुसूची कहलाती है। इसमें अध्ययन से संबंधित प्रश्न शामिल हैं और कोई भी अप्रासंगिक और महत्वहीन प्रश्न शामिल नहीं किए जाते। कई बार होता है क्या कि जो हमारे क्वेश्चनायर होते हैं, कई बार अप्रासंगिक भी प्रश्न उसमें रहते हैं, या कई बार ऐसे प्रश्न रहते हैं जो डायरेक्ट उसमें नहीं, इनडायरेक्ट उसका इफेक्ट होता है। लेकिन इसमें ज्यादातर प्रश्न हमको डायरेक्ट होते हैं या उससे संबंधित जो विषय विशेष है उसी से संदर्भित। आप लोगों ने देखा होगा, किसी टीवी पे इंटरव्यू देखा होगा, उसके हाथ में एक चिट पड़ा रहता है, वो उसी के हिसाब से पूछते जाते हैं, लेकिन वह समय को देखते हुए या प्रश्नों की महत्ता को देखते हुए उसको प्रासंगिक और महत्वहीन प्रश्न, अप्रासंगिक और अमहत्वहीन प्रश्न नहीं पूछते। इसका उद्देश्य कोई ऐसी भी जानकारी प्राप्त करना नहीं है जिसे अवलोकन जैसी अन्य डेटा एकत्रित विधियों द्वारा अधिक सटीक और प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, जो हमारा अनुसूची है और अवलोकन है, अवलोकन के बारे में डॉक्टर सत्या मैडम आपको पढ़ाएंगी कि अवलोकन की जो प्रविधि है, हमारे अवलोकन की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और जो हम लोग एक क्वासी पार्टिसिपेशन कहते हैं, पार्टिसिपेशन
नॉन पार्टिसिपेशन, क्वासी पार्टिसिपेशन, उसको आप लोग मैलिनोस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन के कॉन्टेक्स्ट में और ढेर सारे ऐसे लोग व्यक्ति रहे हैं जिनका कि जीवन ही से पूरा, मैलिनोस्की ने पूरा अपना जीवन दे दिया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी उस समुदाय विशेष में उसने पूरा जीवन खपा दिया। तो इस तरह की चीजें जो बहुत प्रभावी होती हैं, कई बार होता है कि जो हमारे डेटा संग्रहण का ये तरीका है वह ज्यादा प्रभावी होता है, लेकिन वो ज्यादा समय लेता है। लेकिन इस तरह की प्रश्नावलियों से हम अपने सामान्य जानकारियां लेते हैं, लेकिन फिर भी प्रभावी हमारी होती हैं। इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं होता है जो अस्पष्ट और संदिग्ध और दोहरा हो, या जैसे कि कोई प्रश्न ऐसा नहीं होता है कि बार बार उसी प्रश्न को हम पूछें, या कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो अस्पष्ट हो, क्योंकि आप स्पष्ट करते चलते हो, सामने आप बैठे हो और आप उसको बताते चलते हो, इसीलिए इसकी कोई भी इसमें संभावना नहीं रहती है। और अगर ऐसा नहीं है तो एक अनुसूची अच्छी है। भरा हुआ, बिना सूचना वाला और लंबा, जैसा कि अक्सर होता है कि कई बार जो हमारे क्वेश्चनर होते हैं उसमें जो सूचना होती है आधी अधूरी रहती है, बिना किसी सूचना के रहता, ऐसा कोई इसमें जोखिम नहीं होता। इसमें कोई ओपन एंडेड या चर्चा संबंधी प्रश्न शामिल नहीं है जब तक कि वे बिल्कुल आवश्यक ना हो। कई बार होता है कि प्रश्नावली में हम ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड उसकी आवश्यकता के अनुसार कर लेते हैं। कई बार कोई व्यक्ति कहता है मैं आपके इन उत्तरों से सहमत नहीं हूं, तो आपका जो उत्तर हो आप हमें बताएं, तो उसको हम अपने से लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो वो एक अच्छी अनुसूची की विशेषता है। इसमें ऐसे प्रश्न शामिल नहीं है जो उत्तरदाता की स्मृति के सीमा से परे। कई बार होता है कि अगर आपने बनाया है और आपने जो है क्वेश्चनर भेज दिया है और उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं, मेरी स्मृति में नहीं है, मुझे याद नहीं है या मुझे आता ही नहीं है, तो उसका मैं क्या उत्तर दूंगा। तो कई बार होता है कि अगर अनुसूची अच्छी है तो अनुसूची में सामने सामने पूछा जाता है, तो अगर आपकी स्मृति में जो भी चीजें हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग बता पाते हो, और ऐसी अनुसूची को एक अच्छी अनुसूची में शामिल किया जाता है। इसमें कुछ और भी चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर यथासंभव शीघ्र और आसानी से दिया जा सकता रखा जाता है, क्योंकि कई बार उलझाने वाले प्रश्न नहीं रखे जाते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लिया जा सकता, तो यथासंभव कोशिश यही की जाती है। अगर प्रश्नावलियों की जो श्रृंखला है, जो हमारे इंटरव्यू शेड्यूल है, उसमें आसानी से और शीघ्रतम जवाब देने की अगर व्यवस्था है, कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक अच्छी अनुसूची की विशेषता है। यह उत्तरदाताओं के बारे में अनुचित धारणाओं से बचता है। जो हमारा उत्तरदाता है उसने किसी भी वजह से अगर नहीं भर पाया मेरी प्रश्नावली, तो हम उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं, इसको आता नहीं, ये समझा नहीं, ये मेरा ध्यान नहीं देता। तो ये सारी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। सामने सामने जो अनुसूची होती है या प्रश्न की जो श्रृंखला होती है आप पूछ लेते हो, तो धारणा बहुत कम बनाते हो। यह उत्तरों के विकल्पों को प्रतिबंधित नहीं करता ताकि दिए जाने वाले उत्तरों में पक्षपात हो या उन्हें विकृत किया जाए। जैसे कि कई बार ओपन एंडेड क्वेश्चन आपने पूछे, किसी को क्लोज एंडेड नहीं पसंद है, लेकिन ओपन एंडेड आपने कर दिया, तो उसमें प्रतिबंध ये नहीं है कि इस प्रश्न का यही उत्तर होगा। कई बार होते हैं कि सामाजिक विषयों में उत्तर बदलते रहते हैं। दूरी और परिस्थितियां जिसको हम लोग कहते हैं, जो आपका जो डिस्टेंस एंड एज वेल एज जो टाइम एंड स्पेस में चीजें बदलती रहती हैं, तो उसलिए टाइम एंड स्पेस में उसके आंसर लिए जा सकते हैं। लास्ट है, बंद प्रश्नों के विकल्प पर्याप्त होते हैं, उचित, एक आयामी और तार्किक रूप से सुसंगत है। कई बार बंद प्रश्न भी रहते हैं, ओपन प्रश्न भी रहते हैं और बहुआयामी और तार्किक भी होते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इस तरह की प्रश्नावलियां बहुत अच्छी प्रश्नावलियां मानी जाती हैं। आप लोगों के सुझाव और आप लोगों की बातें, मैं इसी बात से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने समय दिया, और आप लोगों की अगर कोई जिज्ञासाएं हैं तो मैं वो सुनना चाहूंगा। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया बताएं। मेरी तरफ से मैं अपनी जो वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शरद, और बहुत ही बेहतरीन अंदाजे बयां, और व्यवहारिक जीवन से जो लोग सामने बैठे हुए हैं उनका नाम ले लेकर जो अपनी बात को समझाना बहुत ही
अच्छा व्याख्यान रहा आपका। अब मैं अपनी वरिष्ठ प्रोफेसर सुनीता कुमार दी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया ओवरऑल 2 दिन के लेक्चर पर अपनी एक संक्षिप्त टिप्पणी दें, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सुनीता हाँ, मैडम मैं थैंक यू। हाँ एक जी, सेकंड आपका समय हाँ लेना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल कृपया बोलिए। मुझे सिर्फ मेरी प्रशंसा ना करें, इसमें जो कमियां होंगी वो भी मुझे हाँ बताएं। आप सीनियर हैं, जरूर बताएं बिल्कुल, अरे नहीं बिल्कुल। प्लीज। अ, धन्यवाद डॉक्टर सत्या, प्रोफेसर सत्या। यहाँ पे क्योंकि ये विषय जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके द्वारा हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो उसका जो बेस्ट टूल है, जो सबसे अच्छा टूल है, वो क्वेश्चनायर होता है, प्रश्नावली होती है। तो प्रश्नावली को बनाना, उसको हमें ले जा करके उससे डाटा कलेक्ट करना, ये किसी भी शोध का, किसी भी रिसर्च का मतलब उसकी एक जान होती है, ये हम कह सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया, और क्योंकि अभी हमने इंटर्नशिप करवाई, उसमें भी हमने अपने स्टूडेंट से क्वेश्चनायर बनवाए थे, और अभी आजकल जो 3rd ईयर में टर्म पेपर की बात हो रही है, जो एक माइनर रिसर्च की बात हो रही है, तो उसमें भी हम क्योंकि ये पेपर मैं पढ़ाती हूँ, तो ये जो प्रश्नावली का मेथड है उनको प्रिपेयर करने का, हम उसको काफी कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उसको रीइंफोर्स कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि कहा कि किसी भी शोध का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, अगर हमारी प्रश्नावली ठीक नहीं है तो हमारा डेटा सही नहीं होगा, और जब डेटा सही नहीं होगा तो हमारी शोध ना रिलायबल होगी, ना वैलिड होगी। तो ये और तभी वस्तुनिष्ठ भी होगी, ऑब्जेक्टिव भी तभी होगी, अगर हमारा क्वेश्चनायर सही है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नावली को, अनुसूची को कंपेयर भी किया है, उनके लाभ और हानि दोनों को बहुत अच्छे से बताया है, महत्व को बताया है, और साथ ही साथ बहुत कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स आपने दिए, समसामयिक सामने के एग्जाम्पल्स दिए, और उसके द्वारा समझाया। तो ये आपका लेक्चर हमें बहुत अच्छा लगा, और हम सभी लाभान्वित होंगे, सारे स्टूडेंट्स भी लाभान्वित होंगे, मैं ये समझती हूँ। और अच्छा एक प्रयास है, और आगे भी हम सुनते रहेंगे। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझ करके, क्वेश्चनर्स को सिंपल से टफ पे जाते हुए, और सारी जो भी टेक्निक्स उसकी इस्तेमाल की जाती हैं क्वेश्चनर को बनाने में, वो सब आपने ली हैं। और अभी जैसे कि अभी एक रिसर्च प्रोजेक्ट मैंने भी किया है, और मैंने देखा कि आप भी इन्वेस्टिगेटर हैं, तो ICSSR का प्रोजेक्ट था, और उसमें हमने प्रश्नावली के द्वारा ही डेटा कलेक्ट किया। तो उसकी जो प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है वो तभी समझ में आई, और आज जो पॉलिसीज बन रही हैं, जो भी बातें हो रही हैं, वो इसी डाटा पे है, और डाटा का बेस ये प्रश्नावली या क्वेश्चनर है। तो दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा आपका प्रयास है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता दी। और ये जो हिंदी में इनका प्रेजेंटेशन था, बड़ी मेहनत कर दी है शरद जी ने मैं भाई, समझ सकती हूँ, वो वो मैं समझ स्पेशल सकती हूँ, डिमांड पर। बिल्कुल। इसके लिए मैंने बार-बार कहा था कि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, तो आपकी बात हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और बिल्कुल। रिकॉर्डिंग के ज़रिए भी आगामी हाँ भविष्य में भी बच्चों तक पहुँचती रहेगी। तो ये स्पेशल हाँ डिमांड थी, इसलिए इन्होंने बड़ी मेहनत कर डाली। इंग्लिश में नहीं नहीं, भी बहुत अच्छा प्रयास है, बिल्कुल जी, बिल्कुल बढ़िया। तो बहुत ही बेहतरीन लेक्चर रहा, और यहाँ पर और बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं यहाँ पर हमारे बीच में, तो प्लीज़ आप लोग शरद जी कृपया उत्साहित हैं। जरूर पूछें, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उत्साहित जरूर हैं पूछें। कि एंड आप जरूरी नहीं है कि हिंदी में ही पूछें। इफ यू आर हाँ कंफर्टेबल इन इंग्लिश यू कैन स्पीक इन हाँ, इंग्लिश। अगर बच्चों को कोई इफ आर कन्फ्यूज़न कंफर्टेबल रह गया है, बहुत रेगुलर बच्चे हैं जो क्लास में, कुछ 2, 4, 6 बच्चे वो यहाँ पर प्रेज़ेंट हैं, तो आप लोग बेटा पूछिए। या कोई अपनी टिप्पणी देना चाहे। निशी मैम, अवंतिका यहाँ पर हैं, मुझे कहीं दिखी थी, और बहुत लोगों को मैं ज़्यादा देख नहीं पाई। जो भी शिक्षकगण यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया आप कोई टिप्पणी जोड़ना चाहें, इस वक्तव्य को और आगे बढ़ाना चाहें, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हीरालाल बालिका डिग्री कॉलेज से भी जो लोग, जो फैकल्टीज़ यहाँ पर उपस्थित हैं, आप में से अगर कोई अपनी टिप्पणी को जोड़ना चाहे तो आप सभी का स्वागत है।
भाई ये तो कोई बात नहीं हुई अपर्णा। नहीं, ऐसी स्थिति डॉक्टर साहब तब आती है या हाँ तो या कुछ भी नहीं समझ में आया नहीं या नहीं तो नहीं पूरा आया, समझ में आ समझ में गया। आया, क्योंकि आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया और प्लस साथ में जो पीपीटी बनाई है उसके स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे बच्चों ने, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन इनके मन में ना आ रहा होगा या कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ना बोल पा रहे होंगे। तो फिर क्या हम लोग नहीं, इससे मुझे हम लगता आपसे है गुजरे हैं। कि लेक्चर ने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर दिए हैं कि कोई कंफ्यूजन जैसी चीज नहीं है, तो ऐसा कोई प्रश्न जिज्ञासा टाइप बचा नहीं है इनके पास। मैम मैं बोलना चाहूंगी कि सर ने जो एग्जाम्पल दिए हैं बहुत ही व्यवहारिक दिए हैं और हमारे ही बीच के दिए हैं, तो मुझे लगता है कि जो चीजें नहीं भी समझ में आई थी बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं जी कि सर ने हमारे केस से एग्जाम्पल लेकर के दिए हैं, बहुत अच्छा लगा। जी, तो क्या हम लोग सर औपचारिक एक जी मैम एक क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, सर ये प्लीज। कह रहे हैं कि हाँ सर, जैसे बच्चों को जब भी पूछिए डिफरेंस क्वेश्चनायर में और शेड्यूल में, तो एक उनके पास रटा रटाया डिफरेंस होता है कि क्वेश्चनायर हम भेज देते हैं और शेड्यूल को खुद भरते हैं। तो क्या कोई ऐसा एग्जांपल, मतलब कोई ऐसा डिफरेंस एक आप बता सकते हैं जो आज बच्चों को रट जाए, नेक्स्ट टाइम से वो वाला एग्जांपल ना दें बार बार, क्योंकि जब भी बच्चों से डिफरेंस पूछिए तो एक ही डिफरेंस है, सभी को रटा हुआ होता है। तो प्लीज अगर आप एक डिफरेंस बता दें तो बच्चों को या इवन हम लोगों के लिए भी हो जाएगा, हम लोग भी वही डिफरेंस सुन लेते हैं तो आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ बहुत अच्छा, तो प्लीज सर अगर देखिए, आप एक जो बच्चों ने आपको बताया है वो एक स्टैंडर्ड है कि प्रश्नावलियों को भेज देते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल के साथ रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रश्नावलियां होती हैं, जो प्रश्नावलियों को बनाया जाता है, प्रश्नावलियों को बनाने की विधा अलग है और इंटरव्यू शेड्यूल की अलग विधा होती है। हाँ, जब बिल्कुल। हम प्रश्नावलियां बनाते हैं तो उस शोध विषय की, जिस विषय के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसके सभी एस्पेक्ट पर हम प्रश्न बनाते हैं। लेकिन जब हम इंटरव्यू शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो उस विषय विशेष के जो रेलेवेंट क्वेश्चन इमीडिएटली हैं, उन्हीं को सिर्फ स्थान देते हैं। कई बार हम ऐसे प्रश्नों को नहीं उठाते हैं जो प्रश्न कहीं ना कहीं रेलेवेंट नहीं होते हैं। इररेलेवेंट क्वेश्चन एंड रेलेवेंट क्वेश्चन का फर्क पड़ता है। आपने कहा कि इररेलेवेंट क्यों हम क्वेश्चनायर में पूछेंगे, कई बार पूछना होता है, कई बार होता है कि एक एस्पेक्ट ऐसा होता है, एक एस्पेक्ट के साथ दूसरा एस्पेक्ट उसमें जुड़ा रहता है। तो इसीलिए प्रश्नावलियां जो है, जो 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 संख्या में प्रश्न होते हैं, प्रश्नावलियां थोड़ी बड़ी होती हैं और जो इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। इसीलिए हम जो दूसरी चीज जो, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रश्नावलियां होती हैं, प्रश्नावलियों की प्रश्नों की श्रृंखला तो होती है, लेकिन इंटरव्यू शेड्यूल में 1 बाय 1 चूंकि बातचीत होती है, या जो व्यक्ति से हम प्रश्न साक्षात्कार कर रहे हैं तो उसके तुरंत के तुरंत उसके उत्तर, उसके मनोभाव को हम पढ़ते जाते हैं। तो उस मनोभावों को और उत्तरों को, दोनों को हम मिलान करते जाते हैं। लेकिन जो प्रश्नावलियां होती हैं, प्रश्नावलियां में व्यक्ति के मनोभाव को हम नहीं पढ़ पाते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। और आदर्श और रुचिता भी यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। आप लोग भी रिसर्चर्स हैं, कोई प्रश्न है आपका तो आप लोग पूछिए। और भी कई लोग हैं जो शायद मुझे लिस्ट सर्च करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अगर कोई नहीं इच्छुक है या उसकी बहुत क्लैरिटी हो चुकी है, तो इसलिए उन लोगों को मेरा आप मोबाइल नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप से भी अगर उनको हमसे संपर्क करना होगा तो वो लोग कर सकते हैं। और चूंकि मैं लखनऊ से ही आता हूं, तो कभी भी बच्चों के कभी आना होगा तो जरूर मुलाकात हो जाएगी। तो ऐसी कोई, लेकिन मेरी आपसे एक विशेष विनती है कि अगली बार जब किसी विषय पे बात करने के लिए बुलाएं तो जरूर आप ध्यान रखें, जो हमने प्रोफेसर सुनीता कुमार मैम से सुना कि इट शुड बी अ मल्टीलिंगुअल, और यू कैन से कि हमें बच्चों में वो चीज इनकलकेट करनी चाहिए कि थोड़ा सा उसको, जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इंग्लिश और इन हिंदी, लेकिन हिंदी में हमें हिंदी बोलने आता है, आम बोलचाल की भाषा में हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन रिसर्च मेथडोलॉजी को जो हम डिस्कस करते हैं, तो रिसर्च मेथडोलॉजी के डिस्कशन में
मुझे लगता है कि जब मैं व्यक्तिगत अध्ययन कहता हूं तो शायद उतने बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब मैं केस स्टडी कहता हूं तो शायद वो ज्यादा आज के जो कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे हैं, तो हमें एक सर्वे भी कर लेना चाहिए कि क्या मिक्स लैंग्वेज चाहिए या एक्चुअल में जो प्योर हिंदी। नहीं, बहुत अच्छा है। और ये इंग्लिश वाला सिस्टम मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ टर्म्स हैं जो निश्चित रूप से वो होते अंग्रेजी के हैं, लेकिन लोग इतना बेधड़क होके बोलते हैं जैसे उनकी अपनी मातृभाषा का शब्द हो। तो हमें लगता है कि पैरेलल दोनों ही भाषाओं को लेते हुए चलना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश वाला कोई इशू नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका ज्ञान और जो आपने तैयार किया है वो पहुंचे। तो अब मेरे ख्याल से हम लोगों को औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन। बबली रावत का हैंड रेज है, प्लीज। बबली का किसी का क्वेश्चन रेज किया। हाँ बबली, बोलिए बबली जी, बोलो बेटा। बबली जी पूछिए। बबली रावत, क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। हो सकता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो और ये ना जुड़ पा रही हो या वॉइस ना आ रही हो। तो मेरे ख्याल से हम सभी को औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन की ओर बढ़ना चाहिए। तो हमारी जो होस्ट हैं, जो ये आयोजक मंडल है, उसकी एक सदस्य हैं कामिनी सिंह जी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप डॉक्टर शरद शर्मा जी के व्याख्यान और ओवरऑल कार्यक्रम में जो भी लोग सम्मिलित रहे हैं, जिनका भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान रहा है, कृपया आप टीम की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। दोनों महाविद्यालयों की ओर से आप उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करें। सबसे पहले मैं कामिनी सिंह दीनदयाल बालिका पीजी कॉलेज से नारी शिक्षा निकेतन और दीनदयाल की ओर से आज सर डॉक्टर शरद शर्मा जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमें इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोगों के सामने क्लियर किया। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये जो 2 दिवसीय श्रृंखला रही, व्याख्यान श्रृंखला रही, उसको सफल बनाया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी टॉपिक को हमारे साथ डिस्कस किया और बहुत अच्छी तरीके से उसको बताया है। इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी नारी शिक्षा निकेतन की प्राचार्य मैम प्रोफेसर डॉक्टर सपना वर्मा मैम का, जिनके आशीर्वाद से ये व्याख्यान श्रृंखला सफल रही। और दीनदयाल बालिका पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर A.T. सिंह जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, जो कि हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। इसके साथ ही मैं नारी शिक्षा निकेतन के समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर सुनीता मैम, प्रोफेसर सत्या मैम का और अपर्णा सिंगर मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस 2 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला में अपना योगदान दिया और उसको सफल आयोजन किया। इसके साथ ही मैं जितने भी इस व्याख्यान श्रृंखला में जुड़े हुए शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं हैं, जिन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको सुना और मेरे ख्याल से इसको बहुत अच्छे से समझा, और उन सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। और इसके साथ मैं सत्या मैम का स्पेशल थैंक्स बोलूंगी कि उन्होंने हमको इस व्याख्यान श्रृंखला में जुड़ने का अवसर दिया और एक सफल आयोजन किया इसका, और एक आभासी मंच हमारे सामने रखा है, जिसके साथ हम जुड़े और बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका मिला। तो थैंक यू मैम, जितने भी लोग जुड़े हैं उनका मैं एक दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कामिनी जी। और एक बार पुनः आज के जो वक्ता रहे हैं उनको, और अगर कोई शेष बचा हो या गलती से त्रुटिवश जिसका नाम लेना कामिनी सिंह जी भूल गई हों, तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। स्टूडेंट्स को भी, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में आने का वादा किया था बच्चों ने, लेकिन पता नहीं शाम का समय है कहाँ व्यस्त हो गए और आ नहीं पाए। और जहां तक उनको ये भी मैसेज मिल गया था कि रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसलिए रिलैक्स हो गए हैं, बाद में आराम से सुनेंगे। तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और शरद जी, आपने बहुत मेहनत की, और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमारी पूरी टीम की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और स्पेशल थैंक्स टू योर प्रिंसिपल मैडम ने अपना समय दिया और शी इज वेरी पॉजिटिव, मतलब जिस तरह से उनका मुझे एक आभा मंडल लगा, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है उनमें।
जी, जल्दी ही और फिर मिलते हैं हम लोग किसी और मंच पर, ऑनलाइन या ऑफलाइन, श्योर श्योर किसी भी वे में। श्योर 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 Thank you all of थैंक यू अपर्णा, थैंक यू डॉक्टर सत्या, एंड नमस्ते प्रोफेसर सुनीता कुमार मैम, और we will meet Thank you, very sir. soon and then we'll Thank you, discuss. sir. Thank you, thank you, Thank you, sir. Thank thank you. you. May Thank you, sir. I take क्या कुछ टेक कहना ए लीव चाहते हैं? नाउ।